यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का टॉपिक साक्ष्यपत्र, अर्थ, विशेषता, प्रकृति और प्रकार। इसके अंतर्गत हमने अब तक जाना है कि साक्ष्यपत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, साक्ष्यपत्र की प्रकृति और उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत साख कितने प्रकार की होती है, व्यापारिक साख के क्या क्या प्रकार हैं। साथ ही हमने प्रलेखीय साख में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रलेख या प्रपत्रों के बारे में जाना, साक्ष्यपत्र के पक्षकार कौन कौन से हैं उनके बारे में जाना और साक्ष्यपत्र जारी करवाने तथा परिचालन की विधि का विस्तार से जानकारी ली। आज हम जानेंगे साक्ष्यपत्र के लाभ एवं महत्व। साक्ष्यपत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदों के भुगतानों को निपटाने का सर्वाधिक लोकप्रिय, सुरक्षित और प्रचलित विधि है। इससे निर्यातकर्ता और आयातकर्ता दोनों को लाभ रहता है। बैंक के साक्ष्यपत्र जारी होने पर निर्यातकर्ता को आयातकर्ता से भुगतान प्राप्ति की सुरक्षा मिलती है, जबकि बैंक की मध्यस्थता से आयातकर्ता को विदेशी विनिमय संबंधित झंझटों से छुटकारा मिलता है और उधार की सुविधा मिलती है। साक्ष्यपत्र के लाभ आयातकर्ता के लिए, निर्यातकर्ता के लिए और बैंकर्स और अन्य संस्थाओं के लिए अलग अलग हैं। आयातकर्ता को लाभ। वैसे तो आयातकर्ता प्राय विदेशी भुगतानों में अन्य तरीकों को पसंद कर सकते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विक्रेता बाजार विकसित होने से विक्रेता अपनी शर्तों को लादने में समर्थ होते हैं। अतः वे अपनी सुरक्षा के लिए प्रलेखीय साख खोलने पर आयातकर्ता को बाध्य कर देते हैं। अब विनिमय नियंत्रणों के कारण भी प्रलेखीय साख आवश्यक बन गई है। आयातकर्ता को इससे अनेक लाभ है, जैसे कि शर्तों के अनुरूप उधार खरीद। चूँकि विदेशी बाजार में क्रेता विक्रेता में पारस्परिक निकट संबंध न होने से माल के भुगतान में संदेह बना रहता है, आयातकर्ता शर्तों के अनुरूप माल संबंधी प्रलेख उसके बैंकर को सौंपने पर ही भुगतान देना चाहता है। इस प्रकार आयातकर्ता को बैंक की मध्यस्थता से उधार पर खरीदने की सुविधा मिल जाती है तथा शर्तों के अनुरूप माल मिलने की सुरक्षा भी मिल जाती है। समय पर माल की प्राप्ति का विश्वास। साक्ष्यपत्र की अवधि निश्चित होती है, अतः निर्यातकर्ता को यह विश्वास रहता है कि अंतिम तिथि से पूर्व उसे माल भेज दिया जाएगा, अतः वह विक्रय की भावी योजना बना सकता है। मितव्ययतापूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की प्रचलित पद्धतियों में प्रलेखीय साख पद्धति अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी और कम झंझट वाली होती है। अनुकूल मूल्य व उदार शर्तों का लाभ। भुगतान की सुरक्षा होने से निर्यातकर्ता उपयुक्त मूल्य और उदार शर्तों पर माल बेचने को तैयार हो जाता है, जो क्रेता के लाभों में वृद्धि करता है। अल्पकालीन वित्त व्यवस्था। मध्यस्थ व्यापारियों को उधार बिक्री खरीद में अल्पकालीन वित्त व्यवस्था का लाभ मिल जाता है, क्योंकि वे अपने साधन सीमित होने पर भी एक साख की प्रतिभूति पर दूसरी साख प्राप्त कर सकते हैं, अथवा इस मूल साख को पूर्णतः या आंशिक रूप से हस्तांतरित कर उन व्यक्तियों के पक्ष में कर सकते हैं जिससे उन्होंने माल खरीदा है, अतः वे दोहरा लाभ कमा लेते हैं। बैंकिंग साख लाल वाक्य साख या हरा वाक्य साख से अल्पकालीन वित्त व्यवस्था में भी लाभदायक होती है। निर्यातकर्ता को लाभ। भुगतान की सुरक्षा। साक्ष्यपत्र जारी होने पर निर्यातकर्ता को आयातकर्ता के बैंक की ओर से भुगतान की सुरक्षा मिल जाती है, अर्थात प्रलेखीय साख व्यापारिक साख को बैंक साख द्वारा प्रतिस्थापित कर देती है, जो व्यक्तिगत साख की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है। विनिमय नियंत्रण की व्यवस्था में हस्तांतरण जोखिम में कमी। एक बार साक्ष्यपत्र जारी होने पर विनिमय नियंत्रण लागू होने पर भी प्राय सरकार पुराने सौदों के निपटारों में अड़चनें पैदा नहीं करती है। इससे निर्यात का भुगतान होना संभव हो जाता है तथा साक्ष्यपत्र जारी करने वाले बैंक से भी भुगतान ले सकने का विश्वास हो जाता है। अन्य साधनों की प्राप्तियां। एक साक्ष्यपत्र जारी होने पर उसके हस्तांतरण से निर्यातकर्ता अपने दायित्वों को निपटा सकता है अथवा उस एक साख की प्रतिभूति पर दूसरी साख प्राप्त करने में असमर्थ होता है, अतः अल्पकालीन वित्त व्यवस्था संभव है। भुगतान की निश्चितता। बैंक द्वारा साख जारी होने पर निर्यातकर्ता को यह विश्वास हो जाता है कि साख की अंतिम तिथि से पूर्व ही उसे भुगतान प्राप्त हो जाएगा।
बैंकिंग एवं अन्य सेवाओं को लाभ। बैंकिंग व्यवसाय में वृद्धि का लाभ। बैंकों द्वारा साख पत्र जारी करने तथा उनके परिचालन में कई बैंकों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि निर्गमन बैंक, अभिकर्ता बैंक, पुष्टिकर्ता बैंक, परक्रामण बैंक, और इससे उनके व्यवसाय में वृद्धि होती है, जिससे पर्याप्त लाभ भी मिलता है। विभिन्न बैंकों में सहयोग एवं समन्वय। साख पत्रों के परिचालन तथा उससे संबंधित गतिविधियों के कारण विभिन्न व्यापारिक बैंकों में और विभिन्न देशों के बैंकों में परस्पर सहयोग, मैत्री भाव और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है। बैंकों के विनिमय सौदों में वृद्धि। विभिन्न आयातकर्ता व निर्यातकों के बीच भुगतान की व्यवस्था बैंकों द्वारा साख पत्रों के माध्यम से की जाती है, जिससे उनके विदेशी विनिमय सौदों में वृद्धि होती है और विनिमय दरों में स्थायित्व की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे बैंकों और ग्राहकों दोनों को लाभ रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि साख पत्रों के कारण बैंकों, आयातकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। बिलों के प्रकरण में सावधानियां। प्रक्रामण का अभिप्राय उस क्रिया से है जिसके अंतर्गत पहचान करने वाला बैंक साख पत्र जारी करने वाले बैंक के निर्देशानुसार बिल के लेखक को बिलों का मूल्य प्रदान करता है। यद्यपि व्यवहार में किसी भी बैंक से बिलों का प्रक्रामण कराया जा सकता है, किंतु यदि साख पत्र में किसी बैंक विशेष का नाम उल्लेख कर दिया जाए तो बिल का प्रक्रामण उसी बैंक से होना आवश्यक है। यहाँ प्रक्रामण का मतलब नेगोशिएबल से ही है। इसके लिए हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? निर्धारित तारीख है। निर्धारित तारीख के अंदर अंदर ही बिलों का प्रक्रामण होना चाहिए, नेगोशिएबल होनी चाहिए। अन्यथा साख पत्र की अवधि समाप्त होने पर वह वैधानिक रूप से व्यर्थ हो जाता है। उसके लिए निर्गमन बैंक को किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। आवश्यक प्रलेख। शर्तों के अनुसार आवश्यक प्रलेख नत्थी किए जाने चाहिए। बैंक को ये देखना चाहिए कि साख पत्र की शर्तों के अनुसार बिल के साथ वे सभी दस्तावेज नत्थी कर दी गए हैं या नहीं। शर्तों के अनुसार प्रलेख नत्थी नहीं होने पर साख निर्गमनकर्ता बैंक उत्तरदायी नहीं हो सकता। स्वीकृत राशि तक भुगतान। जिस बिल का प्रक्रामण या नेगोशिएशन होना है उस पर साख पत्र में उल्लेखित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल साख पत्र में उल्लेखित राशि तक ही स्वीकार होता है। सुरक्षा प्राधिकरण पत्र की प्राप्ति। प्रलेखीय साख का प्रक्रामण करते समय संबंधित विक्रेता पक्ष से इस तरह के प्रपत्र सुरक्षा प्राप्त कर लेने चाहिए। विशेष बैंक का नाम होने पर बिल का प्रक्रामण उसी बैंक से होना चाहिए जिसका नाम साख पत्र में लिखा हो। परिचय। जब भी बैंक किसी के द्वारा की जाने वाली साख का प्रक्रामण करता है तो उसके बारे में पूर्ण परिचय और जानकारी ले लेनी चाहिए। साथ ही साख पत्र उस व्यक्ति हेतु स्वीकार करना चाहिए जिसका नाम साख पत्र में लिखा गया है। अन्य व्यक्ति हेतु स्वीकार करने पर साख पत्र वैधानिक रूप से व्यर्थ हो जाता है और निर्गमन बैंक उत्तरदायी नहीं होता है। इस प्रकार बिलों का प्रक्रामण या नेगोशिएशन करते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। साख पत्र के भुगतान में सावधानियां। साख पत्र की यथार्थता की जांच करनी चाहिए। साख पत्र जिसके आधार पर भुगतान किया जा रहा है उसकी यथार्थता की पूरी जांच कर लेनी चाहिए तथा आश्वस्त होने पर ही भुगतान करना उचित होना चाहिए। इसके लिए साख पत्र के निर्गमन बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षरों का मिलान भुगतानकर्ता बैंक के पास रखे नमूना हस्ताक्षरों से कर लेना चाहिए कि उसमें कोई अंतर तो नहीं है। अगर जरूरी हो तो उस पर निर्गमन बैंक से भी प्रमाणित करवा लेना चाहिए। भुगतान प्रापक का पूर्ण परिचय। साख पत्र का भुगतान करने से पूर्व बैंक को भुगतान प्रापक का पूरा परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। चेक या गश्ती नोट आदि में ग्राहक के हस्ताक्षर का मिलान भुगतानकर्ता बैंक अधिकारी के सामने किए गए हस्ताक्षरों से करना चाहिए और आवश्यक हो तो कुछ प्रश्न पूछकर प्रापक की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। बैंक को आश्वस्त होना चाहिए कि भुगतान उचित व्यक्ति को ही किया जा रहा है। भुगतान योग्य राशि की जांच।
बैंक को साख पत्र के भुगतान में भुगतान योग्य राशि की पूरी पूरी जांच करनी चाहिए। बैंक को उन विलेखों की राशि का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो हाथ से लिखी गई हैं, जैसे साख पत्र या ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के भुगतान में ड्राफ्ट की सूचना प्रत्येक संबंधित पक्ष बैंक को अलग अलग भेजी जाती है। मिलान करके राशि की सत्यता देख लेनी चाहिए। जिन साख पत्रों पर रकम छपी रहती है, जैसे कि यात्री चेक या गश्ती नोट, तो बैंक को ये देखना चाहिए कि साख पत्र में लिखी गई राशि तक ही वह रकम लिखी गई हो। अंकों और शब्दों में भी राशि का मिलान कर लेना चाहिए। समय अवधि पर ही भुगतान। साख पत्र के भुगतान में बैंक को यह पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि भुगतान साख पत्र की निर्धारित अवधि में ही किया जाए। विलेखों में लिखित शर्तों और निर्देशों का पूर्ण पालन। भुगतान करने वाले बैंक को विलेखों में लिखी शर्तों और निर्देशों का पूरा पूरा पालन करना चाहिए, अन्यथा बैंक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। धोखाधड़ी या जालसाजी से प्राप्त साख पत्र के धारकों को भुगतान नहीं करना चाहिए। यदि बैंक को इसकी जानकारी हो गई है और बैंक आश्वस्त हो गया है कि साख पत्र का धारक यथार्थ व्यक्ति नहीं है, तो उसे इस तरह का भुगतान नहीं करना चाहिए। बैंक द्वारा स्वद विश्वास और सावधानी से किए गए साख पत्रों का भुगतान यथाविधि माने जाता है। साख पत्रों में धोखाधड़ी, कपट और उसकी रोकथाम। जहाजी बिल्टी से साख पत्र का भुगतान प्राप्त करना। साख पत्रों की शर्तों के अनुसार भुगतान देने से पूर्व सभी प्रलेखों की बारीकी से जांच कर लेनी चाहिए और प्रलेख के संबंध में कोई संदेह है तो भुगतान रोक देना चाहिए, अन्यथा साख निर्गमन बैंक के से रकम पुनर्भुगतान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। साख निर्माण करने वाले बैंक का दायित्व। अप्रतिसंहार्य साख यानी इनरिकवरेबल क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने वाला बैंक निर्यातकर्ता को इस बात का लिए आश्वस्त करता है कि साख पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों की पूर्ति होने पर उसके बिल का भुगतान कर दिया जाएगा। किंतु यदि भविष्य में क्रेता अपनी और विक्रेता के बीच अनुबंध के आधार पर साख पत्र के अंतर्गत शेष राशि रुकवाने हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है, तो न्यायालय ने कहा है कि ऐसा करना संभव नहीं है, अतः पूर्ण भुगतान और यथाविधि भुगतान न्यायोचित रहता है। साख पत्र में धोखाधड़ी रोकने के उपाय। सबसे पहला तो है कि बारीकी से छानबीन करना। धोखाधड़ी रोकने के लिए साख पत्रों की यथार्थता, साख पत्र पर भुगतान प्राप्त करने वालों की पूरी पूरी जानकारी तथा दस्तावेजों की जांच करना अनिवार्य है। साख पत्र लिखने में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जालसाजी की संभावना ही न रहे। साख पत्र निर्गमन में भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जितना लिखने में साख पत्र जारी करने में संबंधित पक्षकारों की ईमानदारी, चरित्र और उसकी वास्तविकता पर भी विश्वास करके ही साख पत्र निर्गमन करनी चाहिए। साख पत्रों के कार्यकारण और औपचारिकताओं को पूरा करने में सावधानी करना ताकि धोखाधड़ी कम से कम हो, और साख पत्रों के भुगतान में सावधानी बरतना, यानी कि बनाने से लेकर के साख पत्र को भुगतान होने तक कदम कदम पर बैंक, निर्यातक, आयातक इन सबको सावधानी बरतनी चाहिए, तभी साख पत्रों में धोखाधड़ी को रोका जा सकता है।